नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय श्री बालाजी। हर हर महादेव। मेरा नाम है सूरज यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी, जहां मैं आपके लिए लाता हूं ईश्वर, मनुष्य और तीसरी शक्तियों से जुड़ी सच्ची, डरावनी और खौफनाक कहानियां। मेरी पिछली सभी वीडियोस को जो आपने सपोर्ट किया उसके लिए मैं आपका हृदय तल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस कहानी को भी अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह एक सच्ची, दिलचस्प और बहुत ही डरावनी कहानी है। बात है सन 2015 की और आज जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं उनका नाम है सचिन, जो कि ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। सचिन एक पढ़ा लिखा लड़का है, समझदार और शरीर से मजबूत, जिसके गुस्से से घर वाले क्या बाहर वाले भी डरते हैं। सचिन एक समृद्ध और बड़े परिवार का लड़का है, जिसके पिताजी 5 भाई थे। पिता का देहांत भी बहुत ही कम उम्र में हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी दादी और सबसे बड़े चाचा हरी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसके बड़े चाचा हरी, जो कि एक डॉक्टर भी हैं, वो सचिन को अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते और प्यार करते थे। वो दोनों चाचा और भतीजे के अलावा दोस्तों की तरह ही रहते थे। सचिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का है और बचपन से ही हमेशा पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर ही रहा है। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है सचिन की बुआ के लड़के की शादी से। सचिन और उसका पूरा परिवार एक दिन पहले ही उसकी बुआ के घर मोदी नगर पहुंच जाते हैं। शादी वाले दिन सुबह सुबह ही किसी वजह से सचिन और उसकी बुआ के बड़े लड़के के बीच किसी बात पर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी धीरे धीरे बहुत गर्म झगड़े में बदल जाती है। तो वहीं खड़े उसके चाचा इस बात को वहीं दबा देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों तो भाई हो और आपस में ऐसे क्यों लड़ रहे हो। तो इसी बातचीत और लड़ाई झगड़े के दौरान उसकी बुआ का लड़का उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। तभी उसके चाचा डॉक्टर हरी वहाँ आ जाते हैं और बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं और दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों तो भाई हो और भाई होकर ऐसी लड़ाई कर रहे हो। बात वहीं शांत हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सचिन एक बहुत ही गुस्से वाला लड़का था। वो कैसे भूल जाता इस थप्पड़ को। देखिए, जवानी का टाइम है, लड़का अपने बिल्कुल एकदम टॉप पे चल रहा है, शरीर तगड़ा और इतना गुस्से वाला, उसे कोई थप्पड़ मार दे तो एकदम से वो कैसे भूल जाएगा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले थप्पड़ खा कर आया हूँ। क्योंकि अपने चाचा को बहुत प्यार करता था और उनकी बात बहुत ज़्यादा मानता था, तो इसलिए वो उस समय वहाँ मान जाता है। बारात की तैयारी होती है और बारात जाती है मेरठ। मेरठ के गांव में बारात जानी है। बुआ के जिस लड़के की शादी है, उसने गांव की एक लड़की को पसंद किया है। लड़की का गांव एकदम बीहड़, एकदम सुनसान रास्ते से पड़ता है। बारात आज शाम को ही जानी है और जानी है मेरठ के एक दूर दराज के गांव में, जहां कई कई किलोमीटर तक या तो सिर्फ खेत दिखाई देते हैं या जंगल। महीना भी फरवरी का है। ईख यानी जिसे गन्ना कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर वही उगाया जाता है। फरवरी के महीने में ईख पूरी तरह बड़ी हो जाती है और ऊपर से 8-10 किलोमीटर तक सिर्फ खेत ही खेत। दोनों तरफ पूरी तरह बड़ी हुई ईख और बीच में सुनसान, अंधेरी और टूटी फूटी सड़क। जितनी दूर तक कार की लाइट जा रही है, सिर्फ वहीं तक दिखाई दे रहा है। और आज तो शायद आसपास के गांवों में अभी तक लाइट भी नहीं आई है। लड़की वालों के घर से कुछ 1 किलोमीटर दूरी से ही बारात चढ़नी शुरू हो जाती है। बारात पूरी धूम धड़ाके के साथ चढ़ रही है। बारात में डीजे, ऑर्केस्ट्रा वाले, बैंड वाले,
मतलब पूरी रौनक से और ठाट बाट से बारात चढ़ रही है। बारात लड़की वालों के घर तक काफ़ी लेट पहुंचती है। टाइम हो चुका है लगभग 11 साढ़े 11 बजे का। एक तरफ बाकी रिश्तेदार खाने की तरफ चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ बारात में आए सभी लड़के अभी डीजे पर ही डांस करने में लगे हुए हैं। पता नहीं फिर किस बात पर डांस करते करते फिर से सचिन की लड़ाई उसकी उसी बुआ के लड़के से फिर दोबारा हो जाती है। और क्या था, सचिन को अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया और उसने अपना सारा गुस्सा उसके मुंह पर निकाल दिया। 4-5 मुक्कों में ही उसके मुंह से खून निकाल दिया। इस टाइम हरी चाचा शायद दूसरी तरफ कहीं बिजी थे। सब लोग मिलकर उसे रोकते हैं और दादाजी के पास ले आते हैं। सचिन को तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी बुआ के लड़के के चेहरे पर खून देखकर दादाजी आग बबूला हो उठे और उन्होंने सचिन को डांटना शुरू कर दिया। बोलते हैं कि हरामखोर, तूने हमारा जीना यहाँ भी दुश्वार कर रखा है, कहीं तो अपनी हरकतों से बाज आ जाया कर। सचिन भी फिर बहस करने लगा, ऐसा थोड़ी है, ये अकेले कर, मैंने थोड़ी अकेले से मारा, ये मुझसे लड़ रहा था। और बोलता है कि अगर दोबारा फिर इसने कुछ बोला ना तो अब की बार इसका सर फोड़ दूंगा। दादाजी तमा उठते हैं एकदम और उसे गाली देकर बोलते हैं, भाग जा यहां से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं यहां, कम से कम यहां तो हमारी बेइज्जती मत करवा। और बोलते बोलते ही गुस्से में उसे 3-4 थप्पड़ जड़ देते हैं। अब देखिए, लड़ाई तो दोनों की हुई है, अगर दोनों को डांट पड़ती तो शायद सचिन को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यहां डांट और मार पड़ी किसको, वो भी उसके दादाजी से, सचिन को। सचिन चीखता चिल्लाता रोता हुआ वहां से चला जाता है और कहता है कि अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। वो पैदल ही गांव से जाने लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सचिन अपने गुस्से में बिल्कुल ही अंधा हो जाता है, उसका गुस्से पर बिल्कुल काबू नहीं रहता। एक बार उसे गुस्सा आ गया तो बस आ गया, फिर नहीं सुनता वो किसी की। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि रात के लगभग 12 बजे वो अकेला इतने बीहड़ गांव से कैसे पैदल जाएगा, जहां दूर दूर तक, बस तो क्या मतलब, एक दूर दूर तक लाइट दिखाई नहीं दे रही है, दोनों तरफ ईंख, अंधेरा रास्ता, और बस वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद इस लड़ाई का पता चला हरी चाचा को। जैसे ही उन्हें पता चला वो भागे भागे आए दादाजी के पास। क्या हुआ पापा? अरे वो सचिन ने, हरामखोर, यहां भी खून पी रखा है उसने, फिर देखो इसके सर, इसके मुंह फोड़ दिया, इसके मुंह से खून निकाल दिया। तो बोलो मैं उसको समझाता हूं, कहाँ है वो? बोलो पता नहीं, बोल के गया है कि मैं अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा और चला जाऊंगा यहां से। तो बोला कहाँ, किस तरफ गया? बोला गांव के बाहर की तरफ गया है। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया ही था कि हरी चाचा सचिन से इतना प्यार करते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और सचिन एक तरफ। वो तुरंत गांव के एक लड़के को बुलाते हैं, बोले इधर इधर इधर, एक काम करो, ये मोटरसाइकिल लेके जाओ और देखो वो कहाँ तक गया है, और वो जहाँ तक भी गया हो उसे बाइक पर बिठाकर वापस ले आना, और बोलना कि हरी चाचा ने बोला है और अपनी कसम दी, अगर वापस नहीं आएगा तो मेरा मरा मुंह देखेगा। वहीं गांव में लड़की वालों की तरफ से एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाकर गांव के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल देता है। लगभग 800 मीटर की दूरी पर, 800 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर सचिन दिख जाता है उस लड़के को, और वो सचिन को आवाज़ लगाता है, भैया भैया। सचिन देखता है कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा है, लेकिन वो गुस्से में है। वो जानता है कि कोई ना कोई पीछे आएगा मनाने के लिए कुछ, वो चला जा रहा है। बोला भैया रुको तो, कहाँ? अरे भैया गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे से क्यों गुस्सा हो? लड़ाई आपकी अपने भाई से है, मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? हम तो लड़की वाले हैं। अब सचिन रुक जाता, बोला हाँ बोल, क्या बात है? बोलो भैया आप एक काम करो, पैदल कहाँ जा रहे हो, आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठो। ये मोटरसाइकिल पे जो लड़का लेने गया है वो गांव का बहुत समझदार लड़का, एकदम बहुत शांत स्वभाव का लड़का, जो जानता है कि गुस्से में किसी को मनाना कैसे है। तो बोलता है कि भाई तुम कौन हो? बोलो भैया मैं वो जिनकी शादी है ना,
आपके भाई की? बोला हाँ। बोला जिनसे शादी है मैं उनका सबसे बड़ा वाला भाई हूँ। बोला अच्छा। तो उनके बीच में हाय हेलो होती है और वो सचिन को बोलता है कि आप घर चलो। इस इन सब बातों में अरे ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है भैया, आप चलो चलो कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है शादियों में। तो सचिन बोलता भाई देख तो मेरी बात सुन ले, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ वापस, मैं जाऊंगा अब अपने घर। या तो मैं अपनी बुआ के घर जाऊंगा और ज़्यादा अगर मुझसे कोई बकवास करेगा तो मैं यहाँ से सीधा अपना घर चला जाऊंगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है? तो वो लड़का बोलता अरे भैया आप गुस्सा मत, चलो आप जहाँ भी जाओगे मोटरसाइकिल पर तो बैठो, आप पैदल कहाँ जा रहे हो, आप हमारे मेहमान हो। तो सचिन बोलता चलो एक काम करो, यहाँ पास में जहाँ भी बस स्टैंड हो मुझे वहाँ छोड़ देना, जहाँ टैक्सी बस कुछ भी मिले, मतलब मैं कुछ भी करके चला जाऊँगा, मुझे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और हाँ मैंने सुना है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक खड़खौदा नाम का गाँव है। बोला हाँ हाँ भैया है तो सही। बोला एक काम करो तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। तो बोलो भैया आप वहाँ किसे जानते हो? बोलो वहाँ मेरे एक दोस्त का घर है, उसका गांव है, मैं उसको फ़ोन कर लूँगा वहाँ से और वो मेरा इंतज़ाम करवा देगा। तो अब वो लड़का उसे समझा नहीं भैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे भाई छोड़ना है तो छोड़ दे, ठीक है, इतना ज्ञान मत दे मुझे। अब मैं बता रहा हूँ आपको सचिन लड़का ही ऐसा है, ज़्यादा जिद बहसों से पसंद ही नहीं है किसी की। बोला चलो भैया आपकी बात बड़ी करते हैं, चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है लेकिन गांव का रास्ता है, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं चल रहा हूँ। तो सचिन उसको एक बार बोलता है भाई तुम मेरे चक्कर में अपनी घर की शादी क्यों खराब कर रहा है, तू जा ना आराम से, मुझे जान दे मैं चला जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरे घर वालों को ही फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? तो बोला भैया आपके चाचा जी ने भेजा है, कोई हरी हरी चाचा थे, वो कह रहे थे कि अगर सचिन वापस नहीं आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। तो बोला चाचा ऐसी फालतू बकवास करे, चाचा वहां का जब तो आए नहीं चाचा, जब मेरे को वहां थप्पड़ पड़ रहे थे। बोलो भैया वो कहीं और बिजी थे। तो भाई चल रहा है नहीं चल रहा है? अब सचिन देख रही है, आप देख रहे हो सचिन अभी तक अपनी जिद में ही है, गुस्से में दिमाग खराब हो रहा है उसका। गुस्सा कैसे शांत हो जाएगा, 4-4 थप्पड़ खा के आया, गालियां खा के आया सबके सामने। तो बोला भाई अब छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ना तो चला जा। वो फिर पैदल चलने लग जाता है। वो लड़का उसे बिठाता है, बोला चलो भैया अब मैं आपको छोड़ के ही आऊंगा। अब वो थोड़ी दूर चलते हैं, लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक पेड़ टूटा मिलता है उनको, सड़क के बीचों बीच। तो सचिन कहता कि यार अभी जब हम आए थे जब तो पेड़ वेड़ कुछ टूटा नहीं था यहाँ पे, अब कैसे टूट गया पेड़? बोलो भैया ये हवा हवा चलती है और पुराने पेड़ हैं, टूट गए होंगे, टूट गया होगा ऐसे ही। तो एक काम कर चल ये खेत के अंदर से ले ले और बस उधर से पार करके चले जाएंगे। तो बोला हाँ हाँ ठीक है। अब ये लड़का ना किसी की बाइक मांग के लाया था, तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था बाइक चलाने में, इतनी चलानी नहीं आ रही होगी इसको। तो सचिन भाप जाता कि इसे बाइक चलानी नहीं आती है लग रहा है। तो सचिन बोलता भाई अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये बाइक मैं चला लूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें इतनी ठीक चलानी नहीं आती है। बोला हाँ भैया आप चला लो। तो सचिन वो बाइक ले लेता उससे। सचिन खेत के अंदर से घुसा के, अब शहर का लड़का, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, दिल्ली में बड़ा पला बड़ा लड़का, बाइक तो ऐसी उसके लिए एकदम खेल। अब वो खेत में से निकाल के उस बाइक को पेड़ के पार करा देता है। वो लोग 10-20 की स्पीड ही पकड़ते होंगे। इतनी देर में उसे पीछे से आवाज आती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। सचिन आवाज सुन के एकदम ब्रेक मार लेता है। ब्रेक मारते के साथ ही पीछे बैठा जो लड़का है, ये और सचिन दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे आवाज कहां से आ रही है। तो फिर आवाज नहीं आती 1 सेकंड के लिए। ये फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर वही आवाज बचाओ बचाओ, एकदम ऐसे आवाज जैसे कोई बहुत दर्द में कोई औरत रो रही हो, चीख रही है एकदम कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि बचाओ बचाओ। अब सचिन बोलता, बोला भाई ये आवाज कैसी आ रही है यहाँ पे? तो एकदम से इस लड़के को याद आता है कि अरे भैया वो हम थोड़ा गलत एरिया में हैं इस टाइम। बोला गलत एरिया मतलब?
बोला ये एरिया थोड़ा सही नहीं है, आप एक काम करो, चलो ये आवाज़ वैसी ही है। वो लड़का अभी भी उसको बताता नहीं है कि आवाज़ क्यों आ रही है यहाँ से। बोला भैया आप चलो। कह रहा भाई वो वहाँ देख तो ले कौन है, कोई खामखा किसी को मार रहा हो, किसी के साथ कुछ गलत कर रहा हो। बोला भैया मैं आपसे कह रहा हूँ ये इलाका ठीक नहीं है, आप चलो वरना हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब ठीक है, बोला भाई चल। चलने लगता है लड़का। सचिन बाइक आगे बढ़ा लेता है, बाइक चलानी शुरू करता है, फिर से 50-60 की स्पीड पे आराम से वही खड्डे अंधेरा रास्ता चलाए जा रहा है। उसे तो जाना है ना जल्दी से अपने दोस्त के यहाँ, तो वो चल देता है। अब 1 किलोमीटर ही और होता है, मुश्किल से 1 किलोमीटर और। 1 किलोमीटर दूर पे उन्हें फिर से एक और पेड़ टूटा हुआ मिलता है। पेड़ टूटा देखते ही, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। क्या है कि पेड़ टूटा हुआ दिखता है सिर्फ सचिन को, जो पीछे बैठा हुआ लड़का है उसे कोई पेड़ भी टूटा हुआ नहीं दिखता बीच रोड पे। सचिन बोलता अरे यार लग रहा आज तो साला किस्मत ही खराब है, जहाँ मतलब आज इस रास्ते पे लग रहा है सारे पेड़ मुझे ही टूटे हुए मिलेंगे। तो वहीं पीछे बैठा हुआ लड़का बोलता है, बोला भैया कहाँ टूटा है पेड़? बोला बे वो नहीं दिख रहा तुझे आगे, वो देख वो पेड़ नहीं टूट रहा, इतना बड़ा पेड़ टूट रहा है। तो बोला कहाँ दिख रहा है? बोला भैया हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। बोला बे बंदे वहाँ देख। अभी लड़का थोड़ा ऐसी अक्खड़ बोलने में। बोला बंदे तेरे को दिख नहीं रहा वहाँ पेड़ टूटा हुआ है? बोला भैया मैं आपको पहले ही बताने वाला था, ये एरिया थोड़ा सा। आप पहले एक बात बताओ, आप क्या भूत प्रेत में विश्वास करते हो? अब दिल्ली का पढ़ा हुआ लड़का, डर नहीं लगता किसी से भी, वो कैसे कह दे कि हाँ। बोला है मैं नहीं मानता ये सब। तो बोला भैया मैं सही बता रहा हूँ कि ये एरिया थोड़ा ऐसा है, यहाँ पर अभी थोड़ी दूर पर ना एक पेड़ आएगा, उस पेड़ के बारे में ये प्रचलित है, यहाँ पर ये कहानी है कि इस रोड पर जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौत हुई आज तक या कुछ भी जो ऊटपटांग हरकत होती हैं, जितनी भी मरने वालों की आत्माएं वो सारी की सारी उस पेड़ पर रहती हैं। और वो रात को 12-1 बजे के बाद इस रोड पर आने जाने वाले लोगों को या तो डराती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं। अभी जो आपने पीछे आवाज़ सुनी थी ना, वो वही आवाज़ थी। मैं आपको बोल रहा था ना आप चलो। बाइक हल्की स्लो है, अभी पेड़ लगभग उसे दिख रहा होगा 200 मीटर दूर। बोला यार है ऐसे कुछ नहीं होता। बोला भैया आप मेरी बात मानो, नहीं तो यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी मुझे नहीं दिख रहा है पेड़, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रोकना मत बस बाइक, आप सीधे रोड पे चलाते रहो। आप ऐसा समझो आप सामने कुछ है ही नहीं। अरे बावले ठुक जाएंगे उसमें। तू कह रहा पेड़ नहीं दिख रहा और पता नहीं क्या कहानी बता रहा है, अरे डरा रहा है मुझे। भैया आपको मेरी कसम है, आप एक काम करो, थोड़ा स्लो चलना लेकिन रोकना मत। अगर टक्कर होगी तो कुछ नहीं, गिर जाएंगे और क्या होगा। बोला चल बेटा गिरेगा तो तू भी। फिर वो लोग आगे चलने लगते हैं। बोला भैया रोकना मत रोकना मत रोकना मत। बोला भैया आ गया पेड़ आ गया। बोला भैया मत रोकना। अब वो चलते जाते हैं और पेड़ हो जाता है पार। क्या कहा था भैया मैंने? हो गया ना पेड़ पार? था पेड़? अबे यार था तो सही, कहाँ गया? बोला भैया मैं आपसे पहले ही कह रहा था, अब मत रोकना। अब सचिन के हाथ पैर फूल गए। अब शहर में रहने वाला लड़का है, गांव मतलब दिल्ली में रहता है, बचपन से वहाँ रहा है, लेकिन भाई जड़ें तो इसकी भी गांव से जुड़ी हुई हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव में रहता है ये भी, इसका पूरा परिवार। अब थोड़ी बहुत कहानी तो सबने सुनी होती है, ये पेड़ की, पीपल के पेड़ की, रास्ते में चलने फिरने वालों को परेशान करने वाली ऐसी तीसरी शक्तियों की। अब सचिन के हाथ पैर फूल गए एकदम। ठंड का महीना, अंधेरी सड़क, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, और भाई साहब को अब ठंड लगने लगती है। कांप गया शरीर इसका। बोला भाई मेरे से तो नहीं चल रही मोटरसाइकिल, लाओ भैया मैं चला लेता हूँ। अबे तू क्या, तू तो और मरवाएगा, मैं ही चलाऊंगा भाई।
अब बस तू पकड़ के बैठ जा, अब नहीं रोकूंगा मैं, अब तो 50-60 के आप सो ही चलाऊंगा, यहाँ गिरेंगे गिर जाएंगे, साला रोकूंगा नहीं। तो बोला भैया हम यही कह रहे हैं आपसे, रोकना मत, अब चले जाओ। अब थोड़ी दूर बात करते करते एक मिनट भी नहीं हुआ इन्हें, और आगे देखता है पर सचिन कि इसे इसके दादाजी दिखाई देते हैं, वही कोट पैंट पहने हुए, हाथ में लठिया लिए हुए। इसके दादाजी लाठी का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, जैसे आप देखते हैं बूढ़े लोग चलने के लिए स्टिक का सहारा लेते हैं, तो स्टिक लिए और स्टिक आगे करते हुए कह रहे हैं अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सचिन, रुक 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 रुक, मतलब दूर से ऐसा इशारा करने को, उसे रोकने का। अब तो सचिन उसकी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल है, समझ में तो आ ही गया ऐसे। अब बोला यार दादाजी कम से कम 3-4 किलोमीटर पीछे छूट गए हैं हमारे यहाँ बाइक से, ना वो मेरे पीछे आए थे, और ये सामने कहाँ से दिखाई दे रहे हैं। वो बोलता भाई ये तो दादाजी इतनी जल्दी कैसे आ गए, कि कोई और ले आया क्या उनको। कह रहा भाई तुम्हें कभी पेड़ दिख रहा है, कभी दादाजी दिख रहा है, कहाँ दिख गए दादाजी। बोला ये देखो बगल में रोड के कोने पे खड़े हैं, वो हाथ दे रहे हैं। बोला भैया रोकना मत, ये दादाजी नहीं है तुम्हारे, आप रोकना मत। अब पीछे से उसे आवाज़ आने लग, मतलब सामने दादाजी दिखाई दे रहे हैं और पीछे से आवाज़ आ रही है, मतलब दादाजी सामने खड़े हैं, आवाज़ आ रही है पीछे से, अरे सचिन रुक जा रुक जा, अरे बेटा तू क्यों बुरा मान गया, तो रुक जा। अब थोड़ा सा भ्रम हो गया इसके मन में। अब देखिए फैमिली का कोई आवाज़ दे रहा है तो आदमी रोकता तो है ही, हल्का स्लो करता है। बोले यार आवाज़ पीछे से आ रही है, दिख सामने रहे हैं। पीछे लड़का बैठा हुआ समझाता है भैया अब हम बिल्कुल उसी एरिया में हैं, ये पेड़ यहाँ से राइट साइड में अंदर हल्का जंगल में है, अब बिल्कुल मत रोक लेना, अगर आपने रोक लिया तो ये शक्तियाँ आपको अपनी तरफ खींचती हुई ले जाएंगी, और शायद मुझे भी, और हम नहीं पाएंगे उसके बाद किसी को भी। आज तक यहाँ जो भी रुका है वो कभी जिंदा नहीं पाया किसी को, ना उसकी लाश पाई। भाई सब डर गया लड़का, भगा देता बुरी तरीके से। बोला बस, कह रहा भैया अगर आपको मैं आपके पीछे बैठा हूं ना, अगर आपको मैं भी सामने खड़ा हुआ दिख जाऊं तो रोकना मत बाइक। तो वो भी बस बोलता तो एक काम कर, हर हर महादेव, और अब नहीं रोक रहा मैं, और वो चल पड़ता वहां से। और जो रास्ता 10 मिनट में तय होना था वो मुश्किल से 3-4 मिनट में तय तू करा के, और वो खरखोदा पहुंच जाते हैं। खरखोदा में एक बहुत लेट नाइट में किसी पान वाले की दुकान खुल रही थी, वहाँ से अपने दोस्त को कॉल करता है, बोला यार मैं तेरे गांव आया हुआ हूँ खड़खोदा, और ऐसे ऐसे है, और बता तेरा घर कहाँ है। तो बहुत पक्का दोस्त होता उसका, तो बोलता हाँ अरे यार वो एक काम कर, वो तेरे को एक वो पेप्सी का वो दिख रहा है बड़ा सा गोदाम। बोला हाँ बिल्कुल मेरे सामने ही है। बोले एक काम कर, उनकी बेल बजा और बता कि ऐसे ऐसे आया हूँ, और वो मुझे कॉल कर लेंगे अपने घर के फ़ोन से। तो जाकर वहाँ बताता है। अब रात को कोई ऐसे एरिए में 12-1 बजे आपका गेट खटखटाए, पहले तो गेट खोल नहीं रहा है कोई। अब ये दोनों लड़के एकदम कांपते हुए, इनका शरीर एकदम, अब जिसके साथ ऐसी घटना हुई है रास्ते में, डर के मारे तो उनके अब कांप रहे हैं, और सर्दी में पसीने छूट रहे हैं उनके, और गेट खटखटा रहे हैं किसी और का, कोई खोल भी नहीं रहा है। बहुत देर बाद एक आदमी आता है, बुजुर्ग सा आदमी। हाँ भाई क्या बात है, क्या चाहिए था। बोला बाबूजी मैं ऐसे ऐसे आपके उनका दोस्त हूँ, और मैं दिल्ली में आपके उसके साथ पढ़ता हूँ, लड़के के साथ। बोला तो वहाँ पढ़ता है तो भाई यहाँ इतनी रात को कैसे। तो बोला अंकल जी ऐसे ऐसे मैं एक शादी में आया था, मुझे जल्दी आना पड़ गया, और आप एक काम करो वो उसको कॉल कर लो बस एक बार। और ये लड़का कांप रहा है इसकी हालत देख के। बोला क्या बात होगी भाई, क्या कोई लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो, क्या दिक्कत है। तो इतनी वो लड़का बताता है अंकल जी ऐसे ऐसे हमारे साथ रास्ते में ये हुआ वो हुआ। तो इतनी वो अपना फ़ोन निकाल के अंदर कॉल करते हैं उसे, अपने बेटे को, और वो बता देता कि हाँ पापा मेरे दोस्त है ये, इसकी सही ठीक से रखना इसको। तो बोला हाँ बेटे तू हमारे बेटे जैसे आ जा, और उसे उसकी पूरी खातिरदारी, दूध पिलाते हैं उसको। और उसकी ऐसी हालत देख के घर के और लोग भी उठ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ भैया, ऐसा क्या क्या देख लिया तूने ऐसा बेटा। तो वो बताता कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे ये पीपल का पेड़ बता रहा है कोई यहाँ पे ऐसा। बोला हाँ वो उसकी तो बहुत कहानियाँ हैं कि ऐसा ऐसा होता है वहाँ पर। बोला हाँ हमारे साथ कुछ कुछ वैसा ही हुआ वहाँ,
और पता नहीं हम आज कैसे बच बचा के आ गए। तो इतनी जो उसके दोस्त के पिताजी होते हैं भाई अपने बेटे की तरह समझते हैं, बोला बेटे तुम बेवकूफ़ तो नहीं हो, इतनी रात को शादी में आए हो, गुस्से में यहाँ आ गए, तुम्हारे घर वाले वहाँ परेशान हो रहे होंगे, तो आप एक काम करो अब यहीं रुको, अरे सुबह जाना, अब जाना तो अरे तुम 2-4 दिन यहीं रुक के जाओ, मैं अपने लड़के को बुला लूँगा। और यहीं लगभग 1-1.5 घंटा हो गया है। हरी चाचा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सचिन आ रहा होगा। बार बार उस लड़के के रिश्तेदारों से पूछते हैं कि भाई वो लड़का आया नहीं अभी। अब गांव के लोग बोला हाँ हाँ आ जाएगा, थोड़ी दूरी गया होगा, आ जाएगा, लड़के हैं दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला भाई लड़के दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा जो भतीजा है ना सचिन, उसके गुस्से का पता नहीं है, और ऐसा ना हो तुम्हारे लौंडे से गुथमरे रास्ते में। तो बोले नहीं नहीं हमारा लड़का बहुत सहज है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे हम ही चलेंगे फिर, और क्या ही है। बोला भाई साहब 1-1.5 घंटा हो गया, तुम पता नहीं कब जाओगे यार, तुम कैसे हो। चाचा तुरंत उसके हरी चाचा क्या होते हैं, तुरंत अपनी गाड़ी लेते हैं और अकेले ही जाने लगते हैं। इतने ही उस लड़के के पिताजी जो सचिन के पीछे पीछे गया था वो भी बोलते हैं, उन्हें भी चिंता हो ही रही होती है, तो बोलते हैं भाई साहब मैं भी चलता हूँ आपके साथ। बोला हाँ हाँ चलो। अब हरी चाचा अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इनके पास स्विफ्ट गाड़ी है, और अपनी गाड़ी लेकर चल देते हैं। लगभग गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर निकलते ही इन्हें कोई हाथ देता है दूर से। अब ये दूसरा आदमी जो बैठा है भाई ये भी गांव का ही है। अब इतनी रात को 1 बज गए लगभग। अब 1 बजे कोई इतने सुनसान रास्ते में अंधेरे में खड़ा है एकदम, जैसी हेडलाइट उस पर गई ऐसी वो दिखता है, हाथ देने, बोलो जैसे कोई रोक रहा हो, रुक जाओ रुक जाओ। अब ये आदमी बैठा हुआ हरी अंकल से बोलता है, हरी चाचा से, कि भाई साहब आप रुकना मत। बोला भाई साहब वो कोई रास्ते में, जैसे कोई भी हो रास्ते में, अब बेचारा परेशान है, जा रहा है, इस टाइम तो कुछ मिलेगा नहीं, रोक छोड़ देते हैं। बोला भाई साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप रोकना मत, ये सही नहीं है। देखो डकैत हो मतलब लूटने पाटने वाला हो सकता है, या कुछ मतलब भूत प्रेत हो, आत्मा हो, कुछ और हो, छलावा हो। अब जो उसे पता नहीं है कि बगल में जो आदमी बैठा वो डॉक्टर है। अब आप जानते हैं डॉक्टर तो पेट में दर्द अगर आपने बोल दिया ना कि वैसे ही हो रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करते, बोला तूने कुछ खाया होगा। जब डॉक्टर इन बातों पे विश्वास नहीं करते तो वो ऐसे कैसी बातों पे विश्वास कर लेंगे कि हाँ कोई भूत दिख रहा है और ऐसे है वैसे। उसके डॉक्टर हरी बोलते हैं, बोले देखो इन सब बातों पे तो मैं कोई विश्वास करता हूँ नहीं, और रही बात डकैत की तो देखो ये लग रही गन, ठीक है हम भी ग्रेटर नोएडा के हैं, साले में गोली मारूंगा देखें अगर लूटने की कोशिश करेगा तो रोक लो भाई साहब। अब अगला आदमी देख के गन देख के और उसकी सांस से निकल जाती है, बोला रोक लो कोई बात नहीं। अब वो रोकते हैं गाड़ी, क्योंकि एक तरफ तो इनका जो हरी हैं इनका दिमाग वैसी गर्म हो रखा है, भतीजा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। 1 किलोमीटर आ गए हैं, कहीं दूर दूर तक सचिन क्या, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, और वहाँ ये आदमी दिखा तो बोला हाँ रोक लेते हैं चलो कोई नहीं। जैसे ही उसे रोकते हैं बोला हाँ भाई साहब कैसे, भाई साहब अगले गांव तक छोड़ दोगे क्या। बोला हाँ छोड़ देंगे। बोला बैठो पीछे। अब वो आदमी पीछे बैठ जाता है, गाड़ी बंद करी, गेट करा बंद, और चल दिए फिर स्लो जा इसलिए रहे हैं कि कहीं दिख जाए तो रोक लें भाई, सचिन दिख जाए तो कहीं। अब ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं ये बार बार खिड़की में देखो दिख सामने से भी रहा है, लेकिन अब भतीजे के प्रेम ही कुछ ऐसा है भतीजे के प्रति इनका कि बार बार बाहर झांक के अरे सचिन सचिन आवाज लगाते हुए जा रहे हैं, अरे सुन रहा है कहीं भाई सचिन। अब सचिन वहां हो तो सुने, सचिन तो पहुंच गया खड़खोदा अपने दोस्त के घर,
इतने ये जो बगल वाले भाई साहब बैठे हुए हैं गांव वाले, ये पीछे उस भाई से जो जिससे बिठाया है उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कौन से गांव से हो। तो कोई गांव का नाम बताता, बोला मैं वहाँ उस गांव से था। बोला उस गांव से था? बोला हाँ हाँ, मैं अभी वहाँ कुछ टाइम पहले तक वहीं रहता था और मेरा घर बार सब वहीं था। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान है अपने भतीजे पर, लेकिन ये आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है। बोला यार हमारे यहाँ की तो लैंग्वेज भी ऐसी नहीं है, जैसे आपने कहीं कहीं की लैंग्वेज सुनी होगी कि हम ऐसा करेंगे, वो हर बात में मैं को हम बोलते हैं। बोले यार था वाली तो हमारी यहाँ भाषा ही नहीं है, था वा करके तो वो नहीं बोलते। तो बोलो भाई साहब था ये मतलब, तो इतनी बात करते करते थोड़ी सी बात होती है। अगला गांव लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे, तो गांव से थोड़ी दूर पहले ही वो गाड़ी रोको। लो भाई साहब रोको रोको रोको। तो ये हमारे डॉक्टर साहब गाड़ी रोक देते हैं। बोला मुझे यहीं रोक दो, यहीं छोड़ दो मुझे, मैं यहीं से चला जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, बोला भाई साहब आप कि हमने हेल्प करने के लिए गाड़ी रोकी, आप फिर बीच रास्ते पे उतर रहे हो, अब क्या फिर किसी से लिफ्ट मांगोगे क्या? बोला ना ना भाई साहब, ये मुझे याद है कि ये खेतों के बीच में से मेरे गांव का शॉर्टकट रास्ता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आगे से फिर मुझे ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो बोला जैसी भाई तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। बोला अच्छा भाई साहब धन्यवाद आपका। बोला धन्यवाद, चलो भाई चल रहे। गेट बंद करा गाड़ी का और फिर चल दिया जी। वही डॉक्टर साहब अपने भतीजे को ताकते जागते हुए कहीं दिख जाए, आवाज़ लगाते हुए। बोला अरे है कोई, अरे है कोई। इतने ही ये बगल वाला, अरे भाई साहब अरे है कोई मत बोलो। तो बोला क्यों, क्या हुआ? बोला भाई साहब ये अरे है कोई में इंसान के बदले कभी कभी प्रेत आत्माएं भी सुन लेती हैं। बोला भाई यार तुम गांव के लोग ना, तुम्हारी क्या ही बताऊं मैं तुम्हारी बुद्धि का। चुप हो जा, आराम से बैठा रहे। अब वो गुस्से में तो है ही, अब ये आदमी बार बार उन्हें इरिटेट कर रहा है कि यहाँ पे भूत होते हैं। अब जो डॉक्टर कैसे मान लेगा? 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी और चलती है, स्लो स्लो गाड़ी चला रहे हैं। 1-1.5 मुश्किल से 2 किलोमीटर। अब आप समझ लो 30-40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। भाई 30-40 की स्पीड भी कम थोड़ी है। चलते चलते 2 मिनट बाद ही अभी सचिन नहीं मिला उन्हें रास्ते में कहीं। जो आदमी अभी उतारा था ना 2 मिनट पहले, ये फिर से हाथ देने लगा। जैसी लाइट उस पर पड़ी तो ये डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे भाई साहब ये वही आदमी था ना जिसे छोड़ा था हमने। कह रहा भाई साहब डॉक्टर साहब मैं आपको पहले ही मना कर रहा था, आपने फिर बिठा लिया उसे। कह रहा मुझे तो उसकी आवाज़, मुझे तो उसकी बातों से ही अजीब सा लग रहा था। आपने देखा उसका कुछ हुलिया सा भी अलग था और वो कुछ अलग तरीके से बात, उसका चेहरा ही अलग सा दिखाई दे रहा था। बोले यार मेरा ध्यान तो उस तरफ था। गाड़ी स्लो कर लिया उन्होंने भी थोड़ी सी। बोला भाई साहब वो कह रहा था और आप सोचो कि हम 40-50 की स्पीड पे आ रहे हैं और ये आदमी पीछे 2 किलोमीटर हमसे पैदल पैदल कैसे जल्दी आ गया। भाई साहब आप मानो डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसान नहीं है, ये कुछ छलावा, कुछ आत्मा पात्मा कुछ ऐसे भूत है। भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप मत रोकना गाड़ी। अब डॉक्टर साहब भाई कॉमन सेंस तो है ही है कि कोई आदमी पैदल इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएगा इनसे पहले। डॉक्टर साहब भी सोचने लग रहा है ये सुसरा कोई चोर हो रहा है। बोला यार हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। वो गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी रोकते नहीं है। वो आदमी एकदम बीच रोड पे आ जाता है एकदम से, मतलब जैसे वो चलाने लगते हैं जैसे एकदम से कोई आपके आगे आ जाए। उनका ब्रेक भी नहीं लगते और वो ना कोई आदमी आगे आया ना कोई आदमी आगे टकराया। अब डॉक्टर साहब टेंशन में। बोला यार अगर आदमी था तो चोट आवाज़ नहीं आई लगने की, था कौन ये? वो बाहर झांकते हुए चल रहे हैं। इतनी रियर व्यू मिरर जो होता है ना, जो गाड़ी के पीछे देखने वाला शीशा होता है, उसमें देखते हैं कि वही आदमी उनके पीछे पीछे भाग रहा है। ये बगल में गांव वाला आदमी भी उस मुड़ के देखने लगा। वो शीशे में देख रहे हैं, वो गर्दन मोड़ के देख रहा है पूरा
कि वो पीछे भाग रहा है वही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उतनी स्पीड से। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहा था मैं, अब तो मानो, अब बताओ आर्मी दौड़ लेगा ऐसे? बोलते बोलते उसकी तो घिग्गी सी बंद गई एकदम, वो डर गया एकदम बुरी तरीके से। अब डॉक्टर साहब के भी होश उड़े पड़े हैं। डॉक्टर साहब गाड़ी तेज तेज भगाना शुरू कर देते हैं। कभी वो जो पीछे भाग रहा है, पता नहीं क्या है वो, कोई कुछ है, कोई छलावा है, कुछ है पता नहीं, वो कभी आदमी बन के भागता है, कभी औरत बन के भागता है, कभी जानवर बन के भागता है पीछे पीछे। मतलब इतना तो दिख रहा है ना रियर व्यू मिरर में कि वो अचानक से कभी, और पैर नहीं दिख रहे उसके, वो भागे उसके, मतलब ऐसा लग रहा है कि उड़ रहा है, चल नहीं दौड़ नहीं रहा, उड़ रहा है ऐसे। भाग रहे हैं लोग, वो पीछे भाग रहा है और ये लोग गाड़ी भगा रहे हैं बुरी तरीके से। इतने ही ये डॉक्टर साहब को आवाज़ आती है। अब वो पीपल का पेड़ आ चुका है जहाँ सचिन को दूसरी बार वो पेड़ पड़ा हुआ मिला था और पीछे से आवाज़ें तेज हो गई थी। एकदम डॉक्टर साहब को आवाज़ आती है, चाचा 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 मुझे बचाओ। एकदम से ब्रेक लगाते हैं डॉक्टर साहब, बोले सचिन सचिन, चिल्ला के बोलते, कहाँ है बेटा तू, कहाँ है? गाड़ी रोकते ही एकदम गेट खोला और भाग लिया उस तरफ। उनका तो ये था ना कि बस अब वो एक सेकंड के लिए भी उन्होंने नहीं सोचा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है कहीं इस वजह से तो ये आवाज़ सुनाई नहीं दी है मुझे। लेकिन क्या है कि भतीजे का प्यार, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो एकदम भाग लिए उतर के। अरे लग रहा है मेरे लड़के का कहीं एक्सीडेंट या किसी ने पकड़ वकड़ तो नहीं लिया हाथ। बोले कोई नहीं, देख लूँगा सबको। सोचते सोचते जा रहे हैं कि भागे भागे उस तरफ चले आ रहे हैं और पहुँचते कहाँ हैं, उस पीपल के पेड़ के पास। आवाज़ अभी भी आ रही है। वो जैसी पीपल के पेड़ के पीछे जाते हैं, काफ़ी बड़ा पेड़ है, एकदम आसपास में खेत हैं दूर दूर तक और बिल्कुल अंधेरे में एकदम खेत, बड़ा सा लगभग 50-60 साल पुराना पीपल का बड़ा सा पेड़। पीछे से आवाज़ आ रही है उस पीपल के पेड़ के, चाचा मुझे बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाते हैं, कोई नहीं, उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। तो जैसे ही वो आगे की तरफ वापस घूम के आते हैं, उनके सामने पता नहीं क्या आता है। वो जो दूसरा आदमी वहाँ खड़ा है, वो देख रहा है कि वो ऐसे एकदम से उतर के भाग के जाता है और वो देखता है डॉक्टर साहब अचानक से घूम रहे थे उस पेड़ के चारों तरफ, ढूंढ रहे थे, और वो एकदम से रुक के और ऊपर देखने लगे और एकदम शांत हो गए। जो भी तक चिल्ला रहे थे सचिन सचिन सचिन, वो एकदम शांत और ऐसे देखने लगे ऊपर जैसे उन्हें कोई दिख रहा हो ऊपर। बिल्कुल एकदम टकटकी लगाए नहीं देखते जैसे किसी को, वैसे देख रहे हैं। पीछे से आदमी भगा हुआ आया। इसे पता तो था उस पेड़ के बारे में, लेकिन भाई क्या करें, गांव की शादी है, रिश्तेदार आए हुए हैं तो उनका ध्यान भी रखना है। तो वो थोड़ा पास जाता है, बोले डॉक्टर साहब सुनो। अब डॉक्टर साहब अपने आपे में हो तो सुने। आपे का मतलब उन्हें ऊपर कोई दिखाई दे गया था, ऊपर ऐसी कोई शक्ति जो आपकी और मेरी समझ से बाहर है। वो ऊपर देखते ही जा रहे हैं और ये डॉक्टर साहब की उम्र होगी लगभग 45 साल के आसपास। भाई 45 साल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कम एज है या बहुत ज़्यादा एज है, लेकिन वो इस आदमी के देखते देखते ही पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे लपक के जैसे एक बंदर चढ़ गया हो। अब ये आदमी जो आवाज़ दे रहा था ना अभी तक, निकल गई सांस इसकी एकदम। बोले डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब बोल तो समझ गया, बोला हो गया कांड इनका आज। अब भगा उल्टे पैर वो, उसे समझ में आ गया कि भाई साहब हो गया, लग रहा है इनको लग रहा है कोई चुड़ैल दिख गई, कोई आत्मा दिख गई और ये उसके वश में हो गए।
इतने वो उल्टे पैर भागता है, बोला गांव से और लोगों को लेके आता हूँ भक्के, मैंने समझा रहा था, पता नहीं कैसे ये पढ़े लिखे लोग गांव में आके मानते और नहीं बातें, ये बुदबुदाए जा रहा है और भागे जा रहा है वहाँ से। गाड़ी लेता है, जैसी भी उसको चला नहीं आती थी तुरंत उस गाँव की तरफ भागा हुआ चला जाता है। जाके वहाँ बताता है ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, हम वो पीपल के पेड़ के पास। गांव के लोग डांट रहे हैं उसे, अबे बावले तू तो इसी गांव का है, तुझे तो पता है उस रोड की और उस पीपल के पेड़ की कहानी, फिर भी तू वहां तक जाने दिया। बोला भाई साहब वो डॉक्टर साहब मुझे ही धमका रहे थे, वो कह रहे थे मेरे पास बंदूक है, ये है वो है, अब ले लो, करवा लिया काम। तो गांव के लोग इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं कि वो सबकी मतलब अगर किसी एक रिश्तेदार की समस्या है ना तो उसे पूरे गांव की समस्या बना लेते हैं। सब बोलते हैं हम चल रहे हैं इकट्ठे होके, आग वाग लेके, कोई हाथ में कुछ लेके सब लोग गांव वाले चल देते हैं उस तरफ, कोई अपनी बाइक पे, कोई कैसे कैसे चल देते हैं। अब आप समझो कि ये आदमी गांव तक गया है और गांव वाले वहां से आएंगे, आधा घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा, आधा घंटा 15 मिनट तो लगेंगे ही। जैसे ही ये लोग आते हैं, अब पता नहीं यहाँ क्या हुआ, अब देखो किसी ने देखा तो था नहीं कि यहाँ इनके साथ क्या हो रहा था डॉक्टर साहब के साथ। वो तो ये देख के गया था कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेड़ पे बैठे हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो लोग दूर से ही आवाज़ लगाने लगते हैं, डॉक्टर साहब ऊपर कहाँ, नीचे उतर जाओ। डॉक्टर साहब हो तो उतरे नीचे, डॉक्टर साहब थे थोड़ी, उनके अंदर तो कोई और था। इतने सारे लोग देखकर अब पता नहीं वो तीसरी शक्ति डर गई या वो अब अपना रूप दिखाने वाली थी एकदम। ये डॉक्टर साहब लगभग 25-30 फीट के पेड़ से एकदम कूद जाते हैं ऊपर से। भाई अगर इंसान होता तो कोई कूदेगा 25-30 फुट ऊंची दीवार से या घर से या पेड़ से? नहीं ना। अब वो जाते हैं कूद ऊपर से। नॉर्मल कोई आदमी होता तो उसके चोट भी लगती। वो वापस खड़े हो जाते हैं और पास में ही पड़ा हुआ एक नोकीला पत्थर उठाते हैं। पत्थर से अपने हाथ और अपने चेहरे पर बुरी तरीके से घाव लगाने लगते हैं। कोट वोट पता नहीं कहाँ गया उनका जो पहना हुआ था, गन उनके अभी लगी हुई है। अब उन अपने शरीर पे इतनी खरोच मार ली उन्होंने उस पत्थर से, नोकीले पता नहीं कहाँ से और पत्थर मिल गया वो उन्हें, उससे इतनी चोट मार ली, कभी सर में मारे अपने, कुछ करें कभी, और आवाज उनकी बदल गई एकदम। निकल जाओ यहां से, जो यहां आएगा वो कोई नहीं बचेगा। अब गांव वाले तो जानते थे भाई कि ये पेड़ शापित है। मतलब ये पेड़ जो था, ये यहां पर ऐसी जो भी घटनाएं होती थी, किसी की अनचाही मौत हो जाती थी या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उनकी आत्मा यहां इस पेड़ में कैद हो जाती थी, ऐसी मान्यता है इस गांव में। अब ये लोग समझ गए हैं भाई कि अब तो डॉक्टर साहब, एकदम से लोग भागते हैं और पकड़ते हैं। इतने ही डॉक्टर साहब पत्थर वत्थर फेंक के मारने लगते हैं। 3-4-5 लोग पकड़ते हैं डॉक्टर साहब को। अब भाई कोई इंसान हो तो रोके उनसे। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना कंधा झटक रहा और ये 4-5 लोग इधर गए और 4-5 लोग इधर गए, दूर दूर गिर रहे हैं एकदम। फिर बहुत सारे लोग कैसे ना कैसे कर उनको पकड़ते हैं और ज़मीन पे गिरा देते हैं। ज़मीन पे गिरने के बावजूद भी वो 8-9 लोगों से रुक नहीं रहे हैं। किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने कोई ऊपर चढ़ के बैठा, किसी ने सर पकड़ रखा है कि अरे कि जानते हैं कि ये इंसान तो है नहीं। अब इतने ही कोई वहाँ उनको बोलता है, बोला भाई इनके चोट बहुत लग रही है, एक काम करो इन्हें हॉस्पिटल ले चलो तुरंत। तो गांव का एक आदमी बोलता है, अरे भाई तो जो हॉस्पिटल की लग रही है, ये आदमी यहाँ से चले जब तो बोले एक काम करो, वो गांव के वो पुजारी बाबा को बुला लाओ। बोला भाई गांव के पुजारी बाबा के बस की बात नहीं है। शादी में ना हमारे गुरुजी के शिष्य आए हुए हैं, कहो तो उन्हें बुला के लाऊं। तो बोला हाँ हाँ जा, वो बुला के ला। जितनी देर में आदमी, अब वो गुरुजी के उनके कोई मानते होंगे, जैसे लोग संतों को मानते हैं, उनको बुला के लाता। इतनी देर में तो यहाँ डॉक्टर साहब ने आतंक मचा दिया। कभी किसी को फेंक अलग करके, सर फोड़ना अपना पत्थर से, कभी एकदम से
पता नहीं क्या ही क्या कर रहे थे वो, कभी औरत की आवाज़ निकालें, कभी आदमी की आवाज़ निकालें, अजीब सी आवाज़ें। उनका चेहरा अजीब सा हो रहा था, आंखों की पुतलियाँ पता नहीं कैसी दिखी, उनका चेहरा एकदम, हाव भाव एकदम बदल गए थे उनके। जैसे ही वो उनके शिष्य आते हैं उनके गुरुजी के, तो वो कोई अपने हाथ में माला सी थी उनके, वो माला सी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब भाई एक आध भूत हो या एक आध कोई आत्मा या प्रेत या फिर कुछ भी तीसरी शक्ति यहाँ पर है तो वो तो मान जाए। अब ये तो भाई कॉलोनी है, पूरी झुंड है। ये जो चेला है उनके गुरुजी का, भाई ये डर जाता है, मतलब मेरे बस की नहीं है ये सब। तो गांव के लोग बोलते हैं फिर कैसे करें भाई साहब, ये हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, शादी है इनके घर में, बताओ पूरी बारात, आज शादी का माहौल है और यहाँ क्या हो रहा है ये। तो बोले एक काम करो, इन्हें गुरुजी के आश्रम ले चलो तुरंत, अगर आज इस आदमी को बचाना चाहते हो तो। ये आदमी नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूँ। एक नहीं, कम से कम 20-25 लोग सवार हैं इसके ऊपर। अब ये बात सुनते के साथ ही लोग हो भाई, तो ये गांव वाले थोड़ी आए हैं साथ में, सिर्फ आए तो वो भाई लड़के वाले भी तो सब आई गए। जब पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है वहाँ पे, सब लोग लेकर गाड़ी वाड़ी में डाल के इनको ले आते हैं। 8-10 किलोमीटर दूर ही उनके गुरुजी का आश्रम है। सुबह के 4 बज चुके हैं अभी तक ये सब होते हुए, कहानी होते हुए। गुरुजी के आश्रम में जाते के साथ ही गुरुजी अभी उठे ही थे, इतनी ये शिष्य गुरुजी ऐसा देखो ना क्या हो गया, ऐसा पूरी कहानी बताता है कि वो पेड़ के पास ऐसा था और मैं इतने लोगों को देख रहा हूँ उसके अंदर। तो गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, इसे वहाँ बिठाओ, मैं भी आ रहा हूँ। गुरुजी अंदर से पता नहीं क्या पानी वानी और क्या क्या सामान लेके आते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं एकदम। अपनी माला, वो भी अपनी माला उठाते हैं और मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। और गुरुजी के माला और मंत्र पढ़ते के साथ ही अब डॉक्टर साहब के शरीर में से एक साथ 20-25 अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब समझ रहे ना कि एक ही आप एक कमरे में अलग अलग मोबाइल रख के और सब पे अलग अलग गाने चला दो तो कैसी आवाज़ आएगी। कुछ ऐसी आवाज़, किसी कहीं कोई बच्चे के चीखने की, कोई आदमी की चीख, कोई औरत के बोलने की, ऐसी आवाज़ आ रही है उसे। अब गुरुजी बहुत पहुंचे हुए आदमी, सिद्ध पुरुष एकदम, अपनी माला पढ़ रहे हैं। बोलो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तू करता रहा, मैं अपनी माला पढ़ता जाऊंगा। गुरुजी के माला पढ़ते 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 डॉक्टर साहब की आंखों में से खून निकल जाता है। आंखों में से खून निकल रहा है, 2-4 बूंद खून निकलता है उनकी आंखों से। पहले आंख एकदम लाल हो गई है, आंखों में खून भर गया एकदम। अब वो जो प्रक्रिया कर रहे थे गुरुजी, वो थी इन सब आत्माओं को उनके शरीर से बाहर निकालने की। लेकिन देखिए, एक आध होता तो शायद कुछ होता। इस प्रक्रिया में डॉक्टर साहब का जो शरीर है वो इसको झेल नहीं पाता इतनी देर। एक आध कुछ हो तो सामने वाला भी कुछ करे, गुरुजी भी कुछ करें, या उनका शरीर भी सह ले। धीरे धीरे डॉक्टर साहब की चीखें जो होती हैं वो सिसकियों में बदल जाती हैं। जहाँ वो चिल्ला रहे थे अब वो एकदम सिसकियाँ लेने लगे, और सिसकियाँ लेते लेते एकदम बेहोश हो गए। गांव वाले उनके पास जाते हैं और पानी वानी मारते हैं उनके चेहरे पे। तो इतने कोई आदमी होता ना कि देख लेते हैं, हाँ भाई कुछ ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं हो गई। एक आदमी उनकी सांस चेक करने लगता है और पाता है कि उनकी सांस नहीं चल रही है। गुरुजी अभी भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। भाई गुरुजी को तो अपने विद्या पर विश्वास है। और थोड़ी देर बाद ही वो बोलते हैं, बोलो भाई ये आदमी नहीं बच सका, और ऐसे ऐसे जो भी इसके ऊपर थे, ये इसका शरीर उनका भार नहीं झेल पाया। डॉक्टर साहब की वहीं मौत हो गई। एक अलग सा ही माहौल, डर, शादी का माहौल, और अब आप जानते हैं कि गम का माहौल हो गया। सब रोने लगे। गुरुजी के यहाँ से उठाकर अब इनके शरीर को वहीं ले गए
उन लड़की वाले के गांव में ही अभी, क्योंकि पूरा परिवार तो वहीं है। वहाँ ले जाकर वो सुबह हो चुकी है, 7 बज गए। अब सचिन को याद आता है कि मैं अपने घर कॉल कर लूँ एक बार किसी के पास वहाँ पे गांव में जाके अपने। तो वो कॉल करता है जैसे, तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे रात को ये सब हुआ कि वो डॉक्टर साहब गए थे, किसी के घर में फ़ोन, वो रिश्तेदारों से नंबर लेके कॉल किया तो बोले ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब थे, वो गए लड़के के पीछे और ऐसे ऐसे उनका देहांत हो गया। अब सचिन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई एकदम, वो वहीं रोने लगा। और वो अब अपने घर पहुंच चुका है, बुआ के घर मोदी नगर में। वहाँ से वो तुरंत ही वहाँ से एक गाड़ी लेके चल पड़ते हैं, वहाँ जो भी लोग और बचे हुए थे, और वो 1.5-2 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। चाचा की लाश को देखकर ये लड़का एकदम आपा खो देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वहीं गांव वाले बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पीछे ही गए थे, तुम्हारे चाचा इतना प्यार करते थे तुमसे, उन्हें पता था रास्ता सही नहीं है, ख़राब है, रात का टाइम है, फिर भी नहीं रुके। अब सचिन रोते रोते कहता है कि हे भगवान, मेरे देवता समान चाचा को क्यों उठा लिया, गलती तो मेरी थी, अगर कुछ करना था तो मेरे साथ करते। और बस ये कहानी यहीं समाप्त होती है। सचिन, जिसे मैं आज भी जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी अपने चाचा की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है और अपने गुस्से को। उस दिन के बाद से मैंने सचिन को आज तक कभी गुस्सा करते नहीं देखा, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है वो। तो देखिए, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि कभी कभी गुस्सा जो है वो आपके लिए शायद घातक सिद्ध ना हो, लेकिन आपके परिवार के लिए सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। इस कहानी में जो नाम और जगह इस्तेमाल की गई हैं, इस जगह का नाम हो गया, इंसान का नाम हो गया, लड़का सचिन, उसके चाचा डॉक्टर हरी, ये सब नाम मैंने जानबूझ के बदल दिए हैं, क्योंकि जिनकी ये कहानी है, जो इस कहानी में सचिन है, मैं नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई किसी और को पता चले, उनका नाम, उनकी पहचान किसी और को पता चले, क्योंकि ये देखिए किसी की पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए ये नाम बदल दिए गए हैं। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि इसके अंदर, इस कहानी में जो नाम, जो जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सेम है, वो जगहें बदल दी गई हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, जिसने कहानी सुनी और सब्सक्राइब नहीं किया, याद रखना ये भूत रात को आपके पास जरूर आएंगे।